आपके लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनका जिक्र नहीं है। यह आपकी दिमागी इख्तिरा तो हो सकती है, लेकिन JIT ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इन इल्ज़ामात का कोई जिक्र नहीं है। और आज अली जैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ़ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 JITs बनी थी। ओ भाई, 3 JITs नहीं बनती, JIT एक बनती है। उस JIT के मेंबरान होते हैं, उसका एक सरबरा होता है, और वो जो JIT पूरी टीम है वो अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके होम डिपार्टमेंट को जमा कराती है, जो कि इन तीनों केसेस के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो किया गया। और वो तीनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को, जो सिंध हुकूमत का वादा था, जो सिंध हुकूमत की कमिटमेंट थी, वो कल हमने वेबसाइट पर डाल दिया, उसको पब्लिक कर दिया। और मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट्स इस बात की विंडिकेशन है कि जो सिंध हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अली जैदी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर झूठ बोला है, मैं समझता हूँ वो तमाम बातें साबित हो जाती हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अली जैदी साहब ने कहा कि पहली JIT रिपोर्ट बनी, किसी ने दस्तखत नहीं किया उसके ऊपर। ओ भाई, कौन दे रहा है आपको ये JIT रिपोर्ट? बताएं तो सही। अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप? सोर्स क्या है आपकी? ये कैसे हो सकता है कि JIT रिपोर्ट बनी लेकिन दस्तखत किसी ने नहीं किया? यानी कि कोई उस JIT रिपोर्ट को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं नहीं, एक और JIT रिपोर्ट बनी। हाँ, सिंध हुकूमत ने जो रिपोर्ट लगाई है वो तमाम दस्तखत के साथ है, 7 दस्तखत है उसमें, JIT के हेड का दस्तखत भी है, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दस्तखत भी है। एक और JIT है जिसमें 4 दस्तखत हैं, और वो JIT रिपोर्ट उन्हें दस्तखत करके भिजवा दी। किसको भिजवाई? सिंध हुकूमत जिसने JIT कॉन्स्टिट्यूट की थी उसको तो नहीं मिली, किसी अदालत में भी जमा नहीं हुई। कौन 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 क्रिएट कर रहा था वो? और मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट, अली जैदी साहब एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, वफाकी वजीर हैं, क्या वफाकी वजीर विदाउट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोर ऑफ द हाउस पर लहरा सकता है? क्या वो इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात एक सादे कागज के बेसिस पर कर सकता है? और फिर वो कहता है नहीं, मेरे पास 4 दस्तखत वाली चीजें। तो मैं समझता हूं अली जैदी साहब को समझने की जरूरत है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, लेकिन उनके दिमागी तवाजुन का फैसला कोई साइकेट्रिस्ट ही करेगा ना, कोई मेडिकल बोर्ड करेगा। वो मेडिकल बोर्ड जबानी एतबार से तो नहीं करेगा, लिखत में करेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट या वफाकी हुकूमत एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी, वो मेडिकल बोर्ड इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कागज पर अपनी फाइंडिंग देगा और दस्तखत कर देगा, स्टैंप लग जाएगी। तो इस तरह के कागजात तो पता नहीं कितने माजी में क्रिएट किए गए लोगों को बदनाम करने के लिए, सियासी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट सरकारी वही होता है, JIT की हैसियत उसे ही हासिल है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है, दस्तखत होती है। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक कर दिया गया एज पर द कमिटमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो जो बातें अली जैदी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए की, वो सब की सब गलत थी, झूठ थी, बेबुनियाद थी। मैं आखिर में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, उसके बाद मेरे दोस्त बात करेंगे, कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को दरपेश जो मौजूदा मसाइल हैं उससे अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, बार बार ये वफाकी वुज़रा आके इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं, पुरानी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। 2016 में तमाम चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, अदालत में केसेस चल रहे हैं। कादिर पटेल साहब से जब इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को फेस किया, भागे नहीं, भागता कोई और है। लेकिन जो मौजूदा मसाइल हैं इस मुल्क के, चीनी बहरान इमरान खान साहब की देन है पाकिस्तानी कौम को। अरबों रुपए का डाका पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डाला गया। किसने डाला? वफाकी हुकूमत ने डाला। किसके कहने पर डाला? इमरान खान साहब के कहने पर डाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
और ये कोई सादा कागज भी नहीं कह रहा है। ये इंक्वायरी कमीशन जो कि इमरान खान साहब ने तश्कील दिया था, उस इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। वफाकी हुकूमत ने किसके कहने पर? कॉमर्स मिनिस्ट्री के कहने पर इजाजत दी। कॉमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर इंचार्ज कौन है? इमरान खान साहब है। आटे का बहरान हुआ, इस वक्त बिजली का बहरान है। हम कराची में बैठे हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया गया है। सबको पता है कि के इलेक्ट्रिक का मालिक कौन है, उसकी सियासी कुर्बत किसके साथ है, क्या क्या मरासिम है। इस वक्त जब कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही, बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत कोई मरहम डालती, वो बिजली के मसाइल हल करती, बिजली के निर्ख यकतरफा तौर पर सिर्फ कराची शहर में बढ़ा दिए गए। दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी हुई। वो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबा आते आते, काफ़ी अरसे बाद मजबूरन इनको तेल के निर्खों में कमी करनी पड़ी। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि तेल दस्तयाब नहीं था, कि तेल दस्तयाब नहीं था। यह है इस हुकूमत की रिट। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं ये, लेकिन कीमतें कम तो की, लेकिन उन कीमतों पर तेल एक आम आदमी को दिलवा नहीं पाए। बड़े बड़े ऐलानात के नहीं 2 दिन में मामला हल हो जाएगा, 3 दिन में मामला हल हो जाएगा, आज हो रहा है कल हो रहा है, वो मामला हल नहीं हुआ। आखिर में इनको उन माफियाज के सामने घुटने टेकने पड़े, घुटने टेकने पड़े। और यकतरफा तौर पर फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार 30 तारीख को या 15 तारीख को ओगरा निर्खों को बढ़ाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने 26 तारीख को या गालिबन 27 तारीख को निर्खों में इजाफा कर दिया और अवाम के ऊपर एक बार फिर महंगाई का बोझ डाला गया। पीपल्स पार्टी का कसूर यही है कि बार बार इस बेलगाम हुकूमत को लगाम देने की कोशिश कर रही है। बार बार इस नाकाम निकम्मी हुकूमत को यह बता रही है कि आप अवाम का इस्तेहसाल करना बंद कर दें। जो चीनी केस में, आटे केस में, तेल केस में आपने अवाम के माल पर डाका डाला है, हमारा कसूर यह है कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पे हमारे चेयरमैन उस चीज को उजागर कर रहे हैं, हमारे मेंबरान कौमी असेंबली उस इशू को उजागर कर रहे हैं। और इसीलिए चूंकि तनकीद इनको पसंद नहीं है, मीडिया हाउसेस भी जब बात करते हैं तो उनके ऊपर भी आपको पता है किस तरीके से सरजनिश की जाती है। उसी तरीके से जो सियासी लीडरान इनके ऊपर तनकीद करते हैं, उनको या तो वो नैब के जरिए बंद करा देते हैं या फिर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अली जैदी साहब की हुई बातें झूठ का पलंदा थी, गलत बयानी पर मबनी थी और उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। जो ऑफिशियल GIT सिंध हुकूमत के पास थी, जो ऑफिशियली सबमिट की गई थी, जो सरकारी दस्तावेजात हैं, वो सिंध हुकूमत पहले हाई कोर्ट के सामने सील्ड एनवेलप में दे चुकी है और कर उसको वेबसाइट पर डालकर पब्लिक कर चुकी है। सईद गनी साहब बात कुछ करना चाहेंगे, उसके बाद आप। मौसूफ का मैं था, रहता हूँ हमेशा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी हाँ, बहुत मोहब्बत है उनको। असल में अगर देखा जाए तो ये तसलसल वही है जो कौमी असेंबली से शुरू हुआ और जैसे कि मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमने इनकी कोताहियों की निशानदेही की और बड़ी आला तरीके से की और तनकीद इनको पसंद नहीं है। लिहाजा अंदाज़ा आप कर सकते हैं, वो एक शेर है ना, देख तू दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, तो ये धुआं वही है। अच्छा, आज मौसूफ ने एक बात की कि जी क्या उज़ैर बलोच पागल था जो उसने गैंग बना लिया, ये तो बगैर किसी के हो ही नहीं सकता। तो तारीख़ कराची और बिलखुसूस तारीख़ ओल्ड सिटी एरिया से आपका वाकिफ होना ज़रूरी है। हम हैं ओरिजिनल कराचाइट्स। क्या
दादल शेरू पागल था जिसने गैंग बना लिया था बगैर किसी के? क्या हाजी लालू पागल था जिसने किसी वजह के बगैर गैंग बना लिया था? क्या रहमान डकैत जो एक अरसे तक उसकी हुक्मरानी रही उसने गैंग बना लिया था? क्या अरशद पप्पू बगैर किसी वजह से उसने गैंग बना लिया था? मेरे भाई, ये जराइम पेशा लोग इकट्ठे होते हैं, मुंतशिर होते रहे हैं, और जैसे कि मुर्तज़ा ने कहा 2016 तो था ही जेआईटीओं का साल। वहां खड्डे से लेके पहाड़ी तक की सबकी जेआईटियां बनी हैं। आपको तो मुल्क और कराची का बड़ा दर्द था, आप किसी पत्थर पहाड़ी की जेआईटी का भी जिक्र करते, और फिर कहते हैं इनकी तस्वीरें जो हैं वो मौलाना, अब मैं बताता हूं, उज़ैर की तस्वीरें कहा जी इनके साथ हैं, मौलाना तारिक जमील के साथ भी, उसको भी केस में डालो भाई जेआईटी में। शाहिद आफरीदी साहब को भी लिया, मारवी मेमन साहबा भी आपको मिल जाएंगे, अयाज लतीफ पलेजो भी आपको मिल जाएंगे, ये सबको भी डालो। आगे चले जी, सबसे अहम बात कर रहा हूं आपके जरिए। अली जैदी साहब, आज आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर आते थे उन्होंने दस्तखत नहीं किए। गौर से सुने, मैं जब पाकिस्तान आया हूं लंदन से तो वफाकी इदारों के खत पे आया हूं, और मैं दौरान तफ्तीश 2 दिन सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था, सारे वफाक के इदारों ने मुझसे तहकीकात की और उसके बाद में क्लियर हुआ हूं। अब आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। सिंध गवर्नमेंट का कोई भी आदमी वहां नहीं था, सारी एजेंसियां वफाकी थी, और 2 दिन तक मैं सुबह से शाम तक, जिसके आप गवाह हैं, मुझसे सारे सवालात किए गए और फिर मुझे जाने दिया गया। अब आप क्या कहेंगे? आप तफरीक ना करें, आप तफरीक न डालें जो आपकी आदत है वफाक और सूबों में। वो सारे वफाकी इदारों से ताल्लुक रखते थे। मैं तेजी से आगे बढ़ते हुए, देखिए जी, ये कहते हैं इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये फ्लोर पे तकरीर करते हैं, बार बार तकरीर करते हैं। असल दुख तकलीफ तकरीर की है। और जब इनके सारे पहलवान पटखे गए तो मुझे आज किसी दोस्त ने बताया कि इन्होंने अपने वजीर आजम को पैगाम दिया कि जी कादर पटेल का है कुछ उल्टी सीधी चीजें, वो मैंने कहा, उन्होंने कहा ओ कमाल कर दिया, इसी से तो हम बेजार थे। तो भाई मैं फिर कहूंगा, मेरा माइक बंद कर सकते हो, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। कहते हैं इन पे केसेस, एटीसी का केस इमरान खान पे नहीं है दहशतगर्दी का, तो हम क्या ये कहें कि दहशतगर्द को वजीर आजम बना दिया आपने? नहीं था एटीसी का केस इमरान खान पे, है? अच्छा, आपको मैंने कहा था खुदा के वास्ते जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैंने एक लंबी फेहरिस्त आप लोगों को दी थी कि इससे ये पूछ लेना। आप खुद हाथ दिल पे रख के जवाब दें, इसने किसी एक बात का भी जवाब दिया जो मैंने की थी? क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं, सिरे से मौजूद ही नहीं। और फिर ये इधर उधर मैंने भी देखा है व्हाट्सएप पे, एक बयान अल्फी की बात करते हैं। उस बयान अल्फी और जेआईटीओ के जो फर्क की बात करते हैं, पहले मैं वो बात करूं। कहते हैं इसके इतने सफात हैं, उसके ज्यादा सफात हैं। वो जो ज्यादा सफात वो भी व्हाट्सएप पे इधर उधर आज घूम रहे हैं, उसमें सानिया मिर्जा का नाम भी है, वो जो उसकी बीवी है क्रिकेटर की, शोएब। तो क्या अभी उसको भी केस में हम लोग डालेंगे? वो सानिया मिर्जा लिखा हुआ है उसमें। हाँ, अच्छा, अब आगे चलें। ये एक बयान अल्फी की बात करते हैं जी, ये हो गया वो हो गया। देखिए ये किन हालात में लिया गया, मुल्जिम कब गिरफ्तार हुआ, कब पेश हुआ, कैसे बयान लिया गया, और बयान के जो मुहर्रिकात हैं आप देखें। कहता 17 शुगर मिलें कब्जा की। अकल में आता है, किसी ने कंप्लेन नहीं की 17 शुगर मिल वालों ने कि भाई मेरी शुगर मिल, ये आदमी जो लहरी का जिस पर जराइम पेशा है, इसने मेरी शुगर मिल कब्जा कर ली। अरबों की शुगर मिल होती है। उसके बाद मुझे पहले भी कहा गया कि आपने कब्जा कराया 70, 80, पता नहीं 90 एकड़। मैंने कहा यार दिखाओ तो सही ना, वो कहां पर है? किसी के पास तो होगा, उस पर कोई इमारत बन गई होगी, किसी को ट्रांसफर हुआ होगा, जिससे कब्जा हुआ होगा उसकी शिकायत होगी, ये जिसको मैंने बेची होगी, खरीदी होगी। नो आंसर। और फिर 40-45 बंगले का जी कब्जा हो गए और ये हो गए वो जनाब अली हमारे चीफ जस्टिस साहब का दौर था, चौधरी इफ्तिखार साहब का।
वो तो हमारे वजीर आजम को भी फारिग करने में देर नहीं लगाते थे। तो ये बंगले वाले इतने लावारिस थे जिन्होंने खत भी नहीं लिखा कि जनाब हमारा बंगला कब्जा हो रहा है। तो खुदा के वास्ते ये अपनी जहनी जो हालत है आपकी, जिस पर अभी मुर्तजा वहाब ने कहा, और मुझे यकीन है कि मुर्तजा आप अगर लिख कर ही किसी को देंगे तो वो मोहर भी लगा देगा। बस मैं इतनी बात करूंगा और इंशाल्लाह बाकी बात बाद में होगी। बहुत शुक्रिया। यार वो सचिव सीधी गाली वगैरह इंटरव्यू मिल गई शाबाश। मैं बस अभी 2-4 बातें करूंगा, फिर आप सवाल कर दीजिएगा। देखिए, एक तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लोगों ने कहा ये बड़ा मौजूद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करो आप। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटीआई के कुछ चवल वजीर हैं और लोग कहते हैं यार ये मौजूद लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो उसके लिए। मैंने कहा कुछ और लफ्ज़ मिलता नहीं है मुझे, असल में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये बता दूँ, लोगों को लगता है कि बुरा लफ्ज़ है। चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है, और चवलें मारने का मतलब है कि पता कुछ नहीं है, इधर उधर की बस वो हाँके जाता है और बस किए जाता है बातें। आज भी उसे चवलें मारी है 2-4। मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि एक रिपोर्ट आई सईद गनी के खिलाफ और फिर उस अफसर का तबादला हो गया। मेरे भाई, ये रिपोर्ट मार्केट में कब आई है? जब सिंध काबीना ने कलीम इमाम को निकालने का फैसला किया। और ये रिपोर्ट जो उसके ऊपर तारीख है वो गालिबन जनवरी 2018 की है। मुझे भी याद है कि शायद जनवरी 2018 की तारीख उसके ऊपर है। जनवरी 2018 के बाद वो अफसर कराची में, मेरे पास तो एसपी था, कराची में एसएसपी सेंट्रल लगा, उसके बाद एसएसपी वेस्ट लगा, उसके बाद ये शिकारपुर गया है। अब इस आदमी को जो विफाकी वजीर उसमें चवल ना कहूं तो क्या कहूं? ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो सबके सामने मौजूद हैं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है कि पीटीआई वाले और ख़ासतौर पर जो 2-4 चवल वजीर हैं, ये कहते हैं ये तो उज़ैर बलोच कह रहा है। अच्छा भाई, कभी कहते हैं ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था। अच्छा भाई, 2-4 और नाम लेते हैं। मैं कुछ नाम आपके सामने लेता हूँ, कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मुनासिब मोतबर आदमी कौन है और फिर मवाजना इसका करें। एक है जस्टिस वजीउद्दीन साहब, ये इन दोनों से मोतबर है कि नहीं है? कोई शख्स इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते। एक है अकबर एस बाबर साहब, मोतबर आदमी है, अच्छे इंसान है, पीटीआई के बानी मेंबर हैं, बनाने वालों में से हैं। एक है आयशा गुल अलई साहिबा, इनकी अपनी एमएनए रही हैं। एक है रेहाम खान साहिबा, इनकी एहलिया रही हैं, बीवी रही है इमरान खान साहब की। उनको तो मादर मिल्लत कह रहे थे नंबर 2। ये जब शादी हुई तो उन्होंने कहा ये मादर मिल्लत दुए में, इस किस्म की बातें हुई। अब ये 4 अफराद मैंने आपको बताए हैं, एक तरफ ये 4 हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिनके हवाले ये देते हैं। भाई, हम तुम्हारी सारी बातें सही मान लेते हैं जो उज़ैर के तुम मुंह से निकालते हो, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के मुंह से निकालते हो। खुदा के लिए इन 4 लोगों ने जो बातें कही वो सारी मान लो तुम। मैं ये बात मान सकता हूं, यकीन कर सकता हूं कि जस्टिस वजी गलत बयानी नहीं कर सकता है, वो झूठा आदमी नहीं है। मैं अकबर एस बाबर साहब के ऊपर मैं कभी नहीं मिला उस आदमी से, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, वो एक बड़ा करेक्टर वाला आदमी मुझे नजर आता है। अकबर एस बाबर कुछ कहे तो ये झूठ बोलता है, जस्टिस वजी ये कहे तो वो झूठ बोलता है। रेहाम खान उनकी बीवी है, अगर वो कुछ कहे तो वो झूठ बोलती है। आयशा गुल अलई इनकी सबसे स्टार एमएनए रही किसी वक्त में, और उनको पता नहीं वो क्या क्या बना के पेश करते रहे, वो कुछ कहती है तो वो झूठ बोलती है। हम तो जेआईटी वाईटी को छोड़ दें भाई, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं यार, उज़ैर ने मेरे ऊपर लगाया, कादिर को बोलूंगा तू भी मान ले, मैं भी मान लूंगा, सारे मान लेंगे। खुदा के लिए इन 4 लोगों की कई बातों को मान लो तो बस। जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, जो उज़ैर मेरे लिए कहेगा, जो इसके लिए कहेगा, जो दूसरे के लिए कहेगा, हम भी मान लेंगे, सारा ठीक है। हम सारी सजाएं भुगतेंगे। लेकिन कोई अखलाकियात होती है, कोई चीज होती है। हम एक सवाल इनसे और कीजिएगा, मैं सिर्फ सवाल छोड़ के जाऊंगा, तफसील कभी फिर बताऊंगा अगर इसने नहीं बताई। अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ और $3 मिलियन, छोटी रकम नहीं है, $3 मिलियन अली जैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए।
झुटला दे, मैं अगली बात करूंगा। मैं चवले नहीं मारता हूं, मैं तो जो बात कह रहा हूं मैं उसको साबित करूंगा कि ये बात हुई है और इमरान खान की फैमिली के किसी फर्द ने इससे पैसे निकलवाए। ये $3 मिलियन हड़प करने के चक्कर में था। $3 मिलियन शौकत खानम के नाम पे किए तो उन्होंने बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि अली जैदी इस वक्त इनका जो बना हुआ है तो मैं उस पर सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। आज इन्होंने एक क्लिप चलाया आसिफ अली जरदारी साहब का, जो उसके अंदर स्टेटमेंट का जो पोर्शन दिखाया उन्होंने, जरा आप बार बार देखिएगा उसमें। आसिफ अली जरदारी साहब वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज़ैर बलोच कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स अमेंड कमेटी का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि तस्वीरें तो हमारी कहीं भी हम जाते हैं लोग बना लेते हैं, हम दावतों में चले जाते हैं। अब इसमें उसके बाद यूसुफ बलोच साहब का उसी में चलाया इन्होंने। आप यूसुफ बलोच का पूरा वो स्टेटमेंट सुनने जो चलाया टीवी पे, मुझे नहीं पता बाकी कितना था, लेकिन जो टीवी इन्होंने चलाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो पीपल्स पार्टी को अलग बता रहा है, उज़ैर को अलग बता रहा है। वो कह रहा है कि हम मिलकर लियारी के लिए काम करेंगे। ये बातें उसने खुद कही हैं। और ये बात मैं आपको हल्फन कह सकता हूं, मैं पीपल्स पार्टी कराची का सदर भी हूं, कादिर भी सदर है, उन दिनों में भी हम ओहदेदार थे। ये जो हलफ वाली कहानी थी, ये मुझे उस वक्त पता चली, पार्टी को उस वक्त पता चली जब पहली मर्तबा टीवी पर यह खबर ब्रेक हुई, पहली मर्तबा। उसके बाद जावेद नागौरी काबीना का हिस्सा था, उसको काबीना से निकाल दिया गया। और जो हलफ लिया था, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने उस हलफ लेने के बाद से बहुत सारे मौकों पर ऐसे हालात आए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ उज़ैर बलोच और बहुत सारे मुजाहरे हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी।